Good morning all of you. This is Amit Sudhar, Faculty of Physics in Synthesis Institute, Bikaner. These are my qualifications. आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है सिंडिजी। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इस एप्लीकेशंस में सिंडिजी में आपको कुछ कोर्सेज फ्री मिलेंगे और कुछ कोर्सेज पेड मिलेंगे, ओके बच्चों। और जो सारे के सारे कोर्सेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो कोर्सेज का क्राइटेरिया है वो हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है बच्चों। फर्स्ट है आपके मेडिकल कोर्सेज एंड सेकंड है इंजीनियरिंग कोर्सेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मेडिकल कोर्सेज के अंदर डायनेमिक, मोमेंटम एंड एंथेसिस। डायनेमिक जो कोर्स है वो टारगेट मेडिकल वाले बच्चों के लिए है जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं। मोमेंटम जो है वो 12th बायो जो 12th में है, और एंथेसिस 11th बायो स्टूडेंट्स के लिए है, ओके बच्चों। इंजीनियरिंग कोर्सेज जो हैं जो थर्स्ट टारगेट के लिए है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, इंटेंसिटी 12th के बच्चों के लिए है, और इम्पल्स 11th मैथ्स के बच्चों के लिए है, ओके बच्चों। जो कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर मंथ चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे डायनेमिक कोर्सेज के चार्जेस, मोमेंटम कोर्सेज के चार्जेस एंड एंथेसिस कोर्सेज के चार्जेस, ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज के चार्जेस हैं। आगे इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो चार्जेस हैं, जो पेड कोर्स हैं, ये सब उनके चार्जेस हैं। थ्रस्ट कोर्स के चार्जेस, इम्पल्स कोर्स के चार्जेस एंड इंटेंसिटी कोर्स के चार्जेस। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.synthesis.ac.in, ठीक है बच्चों। और यूट्यूब पे भी आप विजिट कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चों ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो सिंथेसिस के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, और ये हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस है, और ये DLP सेंटर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन है, ओके बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज अमित सुथार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर। वंस अगेन मैं आपके सामने एक वन शॉट लेक्चर लेके आया हूं जिस टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर। आइए बच्चों स्टार्ट करें। सबसे पहले हम उस चीज को कवर करेंगे कि हम क्या क्या पॉइंट्स इस पूरे लेक्चर, इस वन शॉट के अंदर लेने वाले हैं, ठीक है। देखिए, चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। उसके बाद अशुद्ध अर्धचालक या फिर मादित बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, मादित भी बोला जा सकता है। उसके बाद पीएन जंक्शन के बारे में बात करेंगे, पीएन संधि के बारे में। उसके बाद पीएन जंक्शन की बाइसिंग देखेंगे। उसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड्स देखेंगे। उसके बाद रेक्टिफायर का डिस्कशन करेंगे। रेक्टिफायर मींस डिष्टकारी, अर्ध तरंग डिष्टकारी, पूर्ण तरंग डिष्टकारी, उन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। CBC NCC कॉन्फ़िगरेशन मींस आपके आधार, उत्सर्जक, ठीक है, और आपके संग्राहक, इन तीनों के विन्यास बनते हैं, ठीक है। इन तीनों के विन्यास बनते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि ट्रांजिस्टर का पॉइंट है। उसके बाद बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा बच्चों एक ऐसा, एक अपने हैंड में एक टूल है कि कॉम्प्लेक्स लॉजिक जो सर्किट्स होते हैं वो बहुत इजीली बूलियन अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि लॉजिक गेट के अंदर वो भी आपको सिखाऊं, थोड़ा सा एक हिंट दूंगा उसका। उसके बाद में लॉजिक गेट्स डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लेंगे, साथ साथ में क्वेश्चंस भी हैं। और जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि DPP के क्वेश्चंस ना लेवें क्योंकि वो क्वेश्चंस हमारे क्लास में डिस्कशन हो जाते हैं, तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई अब जो एक्स्ट्रा जो DPP है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि DPP में नहीं है, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया है, तो आई होप आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करें लेक्चर को। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन। आइए बच्चों,
देखिए कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। सबसे पहली बात तो ये है कि जब अपने पास चालक भी थे और कुचालक थे तो हमें अर्धचालक की नीड क्यों हुई, हमें अर्धचालक की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, तो अर्धचालक की आवश्यकता का बेसिक जो नीड है वो ये हुई कि अपन कोई ना कोई ऐसा पदार्थ चाहते थे जिसकी चालकता हम कंट्रोल कर सकें, जिसकी चालकता हम अपने रूप से जैसा हम चाह रहे हैं वैसा उसको बना सकें। ठीक है, अब जैसे आप देखिए एनर्जी बैंड जो थ्योरी है, ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी मतलब ऊर्जा बैंड जो थ्योरी है उसके हिसाब से डायग्राम्स बनते हैं। ये आपके डायग्राम आ जाएगा चालक के लिए बच्चों, ये आएगा डायग्राम आपके कुचालक के लिए बच्चों, और ये डायग्राम आ जाएगा बच्चों अर्धचालक के लिए। ठीक है, अब देखिए बैंड थ्योरी बेसिकली क्या कहती है कि यदि आप एटम्स को, यदि आप जो आपके क्रिस्टल है, ठीक है, किसी भी पदार्थ का क्रिस्टल है उसके अंदर जो एटम्स हैं बहुत पास पास में होते हैं, तो प्रत्येक जो एटम का जो खुद का जो एनर्जी, जो ऊर्जा जो लेवल है, ऊर्जा स्तर है, वो एकदम आसपास आ जाने के कारण ढेर सारे ऊर्जा स्तर मिक्स होकर के एक बैंड का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब जिस बैंड के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने को मिलेंगे, सारे के सारे जो अपने चालन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को वो मिलेंगे, उसको अपन बोलेंगे वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे बच्चों? वैलेंस बैंड। और जहां पे यदि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए या फिर जहां पे यदि इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए, वो इलेक्ट्रॉन अपने को चालन के लिए अवेलेबल हो जाएगा, वो अपने को चालन के लिए मिल जाएगा, उस बैंड को अपन क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। अब देखिए चालक की यदि मैं बात करता हूं, इन दोनों बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, ये ओवरलैप मिलेंगे। ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ, देखिए ध्यान से, कि यहां से लेकर के यहां तक तो क्या है आपका वैलेंस बैंड, और यहां से लेकर के यहां तक क्या है बच्चों? आपका कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। ठीक है, तो अपने को इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली मिल जाते हैं चालन करने के लिए। ओके, अब आगे देखिए इंसुलेटर, कुचालक। कुचालक के अंदर जो दोनों जो बैंड होते हैं, इन दोनों बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी गैप होता है, वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन यदि वैलेंस बैंड में है, उस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इतनी ऊर्जा से भी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी कुचालक के अंदर। बात समझ में आ रही है? कुचालक के अंदर इतनी ऊर्जा से भी ज्यादा ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी, और एक बार इलेक्ट्रॉन यदि यहां पहुंच जाता है तो उस पदार्थ के अंदर चालन संभव है, उस पदार्थ के अंदर आपके करंट फ्लो कर सकती है। ठीक है, और ये बैंड जो गैप है ये बहुत ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम इतनी एनर्जी बहुत ही एक्सेप्शनल केस में, यदि प्रायोगिक तौर पे अपन करना चाहें तो पॉसिबल है कुचालक के अंदर भी धारा प्रवाह। प्रायोगिक तौर का मतलब यह है, नॉर्मल कंडीशन में आप नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रायोगिक तौर पे यदि आप कई 1000 वोल्ट्स यदि लगा देते हो, ठीक है, कई 1000 वोल्ट्स लगा देने के बाद में चालन संभव है। अब देखिए जब अपन बात करूंगा अर्धचालक की, अर्धचालक के अंदर ध्यान से देखिए, ये है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा और ये है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम। यहां पे हम एवरेज की बात कर रहे हैं, जितने भी अर्धचालक हैं उन सब का यदि एवरेज लेंगे तो उनका एवरेज लेने के बाद में जो उनका ऊर्जा अंतराल है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम मिलता है हम अपन को। ठीक है, तो कुचालक की तुलना में अर्धचालक पदार्थों में ये जो यहां से संचरण हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। The propagation of electron from valence band to conduction band is possible than कुचालक, इंसुलेटर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के अंदर पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसके अंदर बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, और ये भी एवरेज लिया हुआ है, किसी में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, किसी में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ये एवरेज है सारी क्वांटिटी। अब देखिए जैसा कि मैं आपको कह रहा था, चालक मेरे पास पहले से था, कुचालक मेरे पास पहले से था, अर्धचालक मुझे नीड क्यों हुई? क्योंकि अर्धचालक एक ऐसी जो अपने पास पदार्थ है, या फिर एक ऐसी युक्ति में बोल सकते हैं, इससे मैं ऐसी युक्ति बना सकता हूं, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकता हूं जिसकी कंडक्टिविटी, जिसकी चालकता मैं मेरे अनुसार परिवर्तित कर सकता हूं, इसलिए हमें इसकी नीड हुई। और यदि अर्धचालक पदार्थ नहीं होते तो आपके हाथ में मोबाइल भी नहीं होता, और मैं इस टीवी पे जो लिख रहा हूं, जो ये बोर्ड है आपका LCD स्क्रीन, ये बोर्ड भी अभी तक अस्तित्व में नहीं होता। यदि
अर्धचालक ना होते। बात समझ में आ रही है? अब देखिए नॉर्मल कंडीशन की मैं बात करता हूं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये सारे के सारे एनर्जी के पैसे मिलेंगे, लेकिन यदि आपने किसी भी तरीके से ऊर्जा उसको दी है, जैसे आपने देखा होगा स्थिर वैद्युतिकी के अंदर जब भी दोनों चालक छड़ों को अपन या फिर एक वूल से और छड़ को जब रगड़ते थे तो इलेक्ट्रॉनों का संवहन हो जाता था एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में। तो अपन पर्टिकुलर उस केस में कर क्या रहे थे, अपन एनर्जी उसको दे रहे थे तो संवहन पॉसिबल हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये चालक के लिए, ये कुचालक के लिए और ये अर्धचालक के लिए। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एग्जांपल लिया हुआ है जर्मेनियम का। किसका बच्चों? जर्मेनियम का एग्जांपल ले रखा है, और सिलिकॉन भी सेम टू सेम उसका स्ट्रक्चर होता है। आउटर मोस्ट जो उसके सेल्स होते हैं उसके अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कौन से अर्धचालक कहलाए जाएंगे? नेज अर्धचालक। ठीक है बच्चों, नैर्द अर्धचालक बोले जाएंगे। अब इसके अंदर देखिए ये सहसंयोजी बंध का निर्माण कर रहे हैं अपने पास। ये सिर्फ मैंने 5 लिए हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ढेर सारे सहसंयोजी बंध का निर्माण कर रहे होंगे और सबके आउटर मोस्ट जो सेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये आपस में सारे के सारे सहसंयोजी बंध का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए ऐसे ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऊपर अर्ज कर रहा होगा, ये इधर सॉरी। ठीक है, तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर जो चालकता कम होती है। क्यों? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन यदि अपन कंडीशंस एक्सट्रीम कर दें तो चालन यहाँ पे संभव हो जाता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से हैं जिनको अपन बोल सकते हैं? नैज अर्धचालक या फिर शुद्ध अर्धचालक, जिसके अंदर सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल मोस्टली बोले जाते हैं, बाकी आगे गैलियम आर्सेनाइड और ढेर सारे आगे, अब तो ढेर सारे अवेलेबल हैं अपने पास। आगे चलें। अब देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से हो जाएंगे? अशुद्ध, अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है बच्चों, मैं छोटे छोटे पॉइंट लेके चल रहा हूं। मेरे लेक्चर के बाद में एक बार आप फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आगे एक्स्ट्रा रिवीजन करने की नीड नहीं होगी। अब देखिए ध्यान से, एन टाइप जो भी होंगे, एन टाइप के अंदर हमेशा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? कौन होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे होल। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इलेक्ट्रॉन है, होल पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन जैसा कुछ होता होगा, लेकिन होल वास्तविकता में अस्तित्व नहीं रखते हैं। ठीक है, रियलिटी में होल का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। वो सिर्फ हमने ये माना है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के निकलेगा तो उसका जो गैप बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यदि निकला तो वो जो गैप बन गया, जो अपने कहते हैं अपन वैक्यूम बन गया, मतलब रिक्ति बन गई वहां पे। ठीक है ना, जो यहाँ पे स्पेस बन गया जहां पे इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए था, उस स्पेस को हमने क्या नाम दे दिया? होल्स नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, अब देखिए एन टाइप जितने भी हैं, एन टाइप के अंदर हमेशा आप ध्यान रखना पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का यूज करते हैं। ठीक है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का सेंस क्या है? पंच संयोजी। ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन अपने को मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पे क्या है, गैलियम के अंदर मैंने किसकी इंप्योरिटी दे रखी है? किस जो अपने अशुद्धता है वो मैंने क्या दे रखी है? फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये एग्जांपल आप याद करके रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी क्या करेगी? ये पर्टिकुलर क्या है यहां पे देखिए ध्यान से, जैसे ये अपना वैलेंस बैंड था, ठीक है, और ये कंडक्शन बैंड है। अब इसका जो डोनर लेवल है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, बाकी सहसंयोजी बंध में है लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। ये ढेर सारे क्रिस्टल के अंदर ढेर सारे फास्फोरस अपने को डालने होंगे। ठीक है, और ये अपने पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सरप्लस इलेक्ट्रॉन। अब डोनर जो लेवल है वो लेवल क्या होगा? ये क्या है यहाँ पे वैलेंस बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड का जो लेवल है, पहले क्या होता था, यदि ये नहीं होता तो इसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना होता। ठीक है, वैलेंस बैंड से
चालन बैंड में जाना होता। लेकिन ये डोनर जब भी अपन इंप्योरिटी डालते हैं, जब भी इसको डोपिंग करते हैं, डोपिंग का सेंस क्या होता है, मादन करना, ठीक है, जब इसको मादित किया जाता है तो एक लेवल एक्स्ट्रा कंडक्शन बैंड के पास में क्रिएट कर देता है ये, जहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ध्यान से, जो इसने इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर के यहां तक ट्रांसफर किए हैं, देखिए मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। देखिए वैलेंस बैंड, जो यहां पे जो क्रिएशन हो रहा है होल्स का, वो यहाँ पे होल्स का कितना क्रिएशन हो रहा है, 2। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे 2 हो रहा है। लेकिन जो अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितने अवेलेबल हो रहे हैं कंडक्शन बैंड में, 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो रहे हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ, मेजोरिटी चार्ज कैरियर है जो अपने पास, आवेश वाहक जो है मेजोरिटी ज्यादा आधिक्य के अंदर, वो कौन से होंगे, एन टाइप के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन होंगे, और माइनॉरिटी जो होंगे वो क्या होंगे, होल्स होंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का आपको यूज करना है इसके अंदर। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपने पास एक्स्ट्रा बच जाएगा, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे चले, अब देखिए पी टाइप। पी टाइप के अंदर क्या होगा, जो एन टाइप में हुआ था उसका जस्ट उल्टा। कैसे, जो माइनॉरिटी हैं वो यहां पे क्या बन जाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो मेजोरिटी है, जो आधिक्य है, यहाँ पे मेजोरिटी आवेश वाहक जो हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों, होल। होल आप ये कह सकते हो रिक्ति, जहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन वहां पे रिक्ति क्रिएट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमेशा त्रिसंयोजी जो आपके तत्व हैं उनको यूज में लिया जाता है, किनको, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को यूज में लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को यूज में लिया जाता है। एल्यूमिनियम ले सकते हो, बोरोन ले सकते हो, 2 एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं। अब इसके अंदर बच्चों क्या होगा, देखिए ध्यान से, होल को आपको क्या है, यहाँ पे जनरली रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन थ्योरेटिकल अजम्पशंस को प्रूफ करने के लिए होल को लिया गया है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, एन टाइप के अंदर जो लेवल था वो यहां शिफ्ट हो गया था, एन टाइप के अंदर जो लेवल था वो यहां शिफ्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन आधिक्य में थे। लेकिन अब जो पी टाइप है, पी टाइप के अंदर क्या होगा, जो लेवल है एक्सेप्ट करने का, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है, जैसे ये है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेंडिंग में चल रहा है, ठीक है, तो एक्सेप्टर जो है अपने पास, ठीक है, जो ले सकता है, एक्सेप्टर जो लेवल है वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ही एक्सेप्टर लेवल यहाँ क्रिएट हुआ, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेंगे और ये जो होल्स हैं वो नीचे क्रिएट हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, वापस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वापस यहाँ ये बताया गया है कि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, होल्स होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलें। आगे देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालक की चालकता। ठीक है बच्चों, चालकता। अब ध्यान से देखिए, अपने पास अभी पीएन जंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, एक सिंपल अर्धचालक की बात कर रहे हैं। अब होगा क्या, देखिए ध्यान से, जर्मेनियम सारा अपन ने ले लिया, नए अर्धचालक की बात कर रहा हूं मैं, जर्मेनियम सारा का सारा ले लिया। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जहां आपने जोड़ रखा है, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहां पे आएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे वैसे वैसे यहां पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन वहां से शिफ्ट हो रहे हैं वहां पे एक होल, एक रिक्ति क्रिएट हो रही है। ठीक है, एक रिक्ति क्रिएट हो रही है, उसी को अपन ने होल बोला है। बात समझ में आ गई? अब मूवमेंट ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, मूवमेंट ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वो धारा की दिशा से विपरीत होगा। ठीक है बच्चों, धारा की दिशा से विपरीत होगा। ठीक है, और होल्स का जो प्रवाह है, ठीक है, और मूवमेंट ऑफ जो होल है, मूवमेंट ऑफ फ्री होल बोल सकते हैं या फिर होल्स बोल दीजिए, वो धारा की प्रवाह के समान दिशा में होगा। ठीक है, इसका एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया है। और चालकता की बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला सदैव ध्यान रखिएगा कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड आपके जो होल्स हैं वो बराबर पार्टिसिपेशन लेते हैं, धारा के प्रवाह में बराबर भाग लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे Ne जो है ये है
इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, ठीक है बच्चों, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और म्यू ई है, ये है बच्चों इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता। और ई यहाँ पे आवेश है। ध्यान दीजिएगा, इससे एक पॉइंट क्लियर हो रहा है अपना कि इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों समान आवेश रखते हैं। आवेश का जो मैग्नीट्यूड है वो समान रहेगा, यहाँ मैग्नीट्यूड ही लेके चलिएगा, ई इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस मत करने लग जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। और एन पी जो है ये क्या हो जाएगा? होलों का घनत्व, ठीक है बच्चों। और म्यू पी सॉरी म्यू पी जो है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैंने अभी बैटरी लगा रखी है तब ये मूवमेंट हो रहा है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आप यदि एक अर्धचालक को रख दोगे तो उसके अंदर कोई भी धारा प्रवाह नहीं होगा, या फिर कोई भी वोल्टेज या जो भी आप मानो वो कुछ भी नहीं बनेगा, वहां पे न्यूट्रल इफेक्ट रहेगा। कैसे? एन आई जो है, एन आई यहाँ पे क्या है? नेज अर्धचालक में आवेश वाहक का घनत्व, आवेश वाहकों का घनत्व, ठीक है बच्चों। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये तो अपने को याद है, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू। बात समझ में आई? कहाँ से आया ये? याद कीजिए, जे वाला फॉर्मूला याद आया कुछ? जे वाला फॉर्मूला करते थे ना, एन क्यू म्यू ई, ये तो करते थे, याद कीजिए। सिग्मा एन क्यू म्यू, यहाँ पे मैं क्यू क्या ले रहा हूँ? इलेक्ट्रॉनों का आवेश। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों हैं, तो आपको दोनों के दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों के दोनों यहाँ पे धारा प्रवाह में भाग लेते हैं। आगे चलें। अब देखिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर? कंडक्टिविटी पूछ रहा है तो सिग्मा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब इसने देखिए इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो इतना है, कोटर का होल जो है उनका घनत्व कितना है? 8 × 10⁻13 है, ठीक है। और म्यू ही दोनों का दे रखा है, सांद्रता भी दे रखी है अपने को, ठीक है। अब देखिए सिग्मा म्यू ई, ठीक है, और एन ई, सिग्मा म्यू ई और एन ई प्लस में म्यू पी एन पी इंटू में क्या कर दूं मैं? इलेक्ट्रॉनों का आवेश, ठीक है। अब देखिए म्यू ई क्या है यहाँ पे मेरे पास? 2.3, ठीक है। और एन ई जो है वो ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब में है। किसमें है बच्चों? सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये पर्टिकुलर क्या बन जाएगा? 10⁻18, क्योंकि 10⁻6 जो है वो क्या आएगा? यहाँ पे डिवाइड का साइन आएगा बच्चों दोनों में, ठीक है। ये क्या आएगा? ये ऊपर आ जाएगा। प्लस में म्यू पी कितना दे रखा है? 0.01 इंटू में 8 × 10⁻19, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा? इंटू में 1.6 × 10⁻19। इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और आंसर अपना गेट कीजिए। आगे चले। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए सेमीकंडक्टर, लेट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स डेंसिटी बी एन एंड एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड वी इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, ठीक है। मीन्स टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर अपन ने क्या किया है? डिक्रीज किया है। टेम्परेचर क्या किया है बच्चों? डिक्रीज किया है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से होगा क्या? बेसिकली जो इसके जो वेग होगा, ठीक है, एन जो है नंबर ऑफ जो कॉलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जो कॉलिजन्स हो रहे हैं उसकी वैल्यू में कमी आएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू में कमी आएगी। आवेश वाहक कम आएंगे, क्योंकि जो भी आवेश वाहक अर्धचालक के अंदर क्रिएट होते हैं वो सारे के सारे आवेश वाहक होते हैं थर्मल इफेक्ट के कारण, ठीक है, ताप के कारण होते हैं। बात समझ में आ रही है? यदि आपने एक सिंपल अर्धचालक ले रखा है, ये एक अर्धचालक की बात कर रहा है, अशुद्ध अर्धचालक की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर भी यदि तापीय साम्य में आप उसको रख रहे हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे रख रहे हो, तो कोई भी आवेश उसके अंदर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, यदि इसको तापमान को यदि आप कम करोगे, हटाया नहीं, यहाँ पे घटाया होगा, ठीक है, क्या होगा? यहाँ पे घटाया जाता है। यदि तापमान को घटाया जाता है तो इफेक्ट क्या आएगा बच्चों इसके ऊपर? कि भाई v जो होगा, जो अपन वेग है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, और n जो है वो डिक्रीज होगा। और n डिक्रीज हो जाने के कारण ही
V क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ऐसा नहीं है कि घटाया तो सीधा मतलब 0 केल्विन पे ले गए, घटाया मीन्स पहले से थोड़ा सा कम किया है, ठीक है। तो अब जो n जो है, नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर की डेंसिटी है वो कम होगी, और साथ में अपनी जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो V क्या होगा, इंक्रीज, और n क्या होगा, डिक्रीज। बात समझ में आ रही है? आगे चले। अब देखिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप जर्मेनियम का दे रखा है मेरे को 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मतलब कौन सी वेवलेंथ का मैं फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट करवाऊं कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो बन जाए। इलेक्ट्रॉन होल पेयर का सेंस ये है कि जैसे ये एनर्जी गैप मेरे को ऐसे दे रखा है यहाँ पे 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके बच्चों। अब क्या है, जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, जंप करेगा तो नीचे क्या बच जाएगा, होल बच जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। तो बेसिकली आपने किया क्या, एक इलेक्ट्रॉन कोटर का युग्म बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन होल का युग्म बना दिया है, ठीक है। अब देखिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना है, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब फोटोन की एनर्जी बोलिए, तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है बच्चों, hc/λ। तो लैम्डा उधर ले जाइए, ठीक है। और hc ये नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं 12,400, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 0.75 ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कीजिए और यू विल गेट योर आंसर। आगे चले। व्हाट विल बी द कंडक्टेंस ऑफ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल एट 300 K। देखिए 300 K की बात कर रहा है। 300 K मीन्स अपन लेके चलते हैं, 300 K होता है रूम टेम्परेचर। क्या होता है बच्चों, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है ये। और वापस इफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब आर 1.072, ओके। कंडक्टिविटी n अब इसने टोटल दे रखा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का युग्म दे दिया, μe प्लस μp, और साथ में क्या कर दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट योर। देखिए बच्चों, पीएन जंक्शन की बात करें अब। बेसिकली होता ये है, आपके पास, आगे चलें, देखो पी टाइप और एन टाइप। आप क्या करोगे, एक नया चर्चा लग लोगे, इस तरफ से मादित इसको करोगे पी टाइप इम्प्योरिटी से, ठीक है, पी टाइप अशुद्धता से, और इस तरफ से मादित करोगे आप एन टाइप से। इस डायग्राम के हिसाब से बना रहा हूं मैं। एन टाइप कौन सी होगी, पंच संयोजी, ठीक है, और ये क्या होगी, त्रिसंयोजी, ठीक है। अब देखिए जैसे मादित वाली प्रक्रिया चलती रहेगी तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले कौन सी करंट बहना चालू होगी, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो जाएगा क्योंकि एन टाइप है, और यहाँ पे होल्स का आधिक्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे इलेक्ट्रॉन और होल का आधिक्य हो रहा है तो होगा क्या, जहाँ पे आधिक्य है, तो हमेशा जहाँ पे आधिक्य होता है वो वहाँ से विसरण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप परफ्यूम का एक स्प्रे करते हैं तो पूरे कमरे के अंदर विसरण हो जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे विसरण जो धारा है, विसरण धारा का प्रवाह होने लग जाएगा, ठीक है। और विसरण धारा के कारण ये नहीं है कि सिर्फ ये वाले यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी यहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन जो एकदम पास में जो आ रहे हैं, बस वहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से होल ले लेंगे और सिर्फ यहाँ पे आयंस ही रह जाएंगे, ठीक है। ओनली आयंस आर प्रेजेंट हियर। सीन हो रहा है ना ये, ओनली आयंस आर प्रेजेंट हियर। तो एन टाइप के अंदर क्या, कौन सा आयंस होंगे, पॉजिटिव, और इसके अंदर होंगे नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा, इसके साथ साथ इस पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड और क्रिएट हो जाएगा जो EB अपन बोलेंगे, ठीक है। बैरियर मतलब ये जो अवक्षय परत है, बैरियर पोटेंशियल मतलब विभव प्राचीर भी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे EB के साथ। ये यहाँ पे EB की जो वैल्यू है इसके कारण यहाँ पे विभव प्राचीर भी उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है बच्चों। विभव प्राचीर इन द सेंस, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे देखिए, यहाँ से पोटेंशियल इधर जाएगा। अब ये जो पोटेंशियल है इसको अपन क्या बोलेंगे, VB, विभव प्राचीर मतलब बैरियर पोटेंशियल। मीन्स बाहर से यदि आप कोई बैटरी लगा रहे हो तो बैटरी लगाने
के साथ साथ आपको वो बैटरी उस कंडीशन में लगानी होगी कि वो इस विभव प्राचीर को पार करे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यदि आपको चालन संभव करवाना है तो इस विभव प्राचीर को पार करना ही होगा। यदि मैं सिलिकॉन की बात करूं तो उसका विभव प्राचीर बच्चों 0.7 वोल्ट लिया जाता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट लिया जाता है। मींस यदि सिलिकॉन का बना हुआ पीएन जंक्शन डायोड आपके पास है तो आपको 0.3 वोल्ट से हायर बैटरी लगानी पड़ेगी, तब चालन संभव होगा। ठीक है, और यदि जर्मेनियम से बना हुआ डायोड आपके पास है तो आपको 0.3 वोल्ट से अपर बैटरी लगानी पड़ेगी, तब चालन संभव हो जाएगा। चालन के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, विभव प्राचीर आपके समझ में आ गई। यहाँ पे विसरण के कारण ओनली जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं इस साइड के, वो एक दूसरे से संयोजन हो जाता है उनका, और यहाँ पे ओनली आयंस बचते हैं। इस आयंस के कारण अब यहाँ पे देखिए, ये है पॉजिटिव, यहाँ पे है होल्स, तो ये इसको रिपेल करते हैं। बात समझ में आ गई? ये इसको रिपेल करते हैं, ये इसको प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे है नेगेटिव, तो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको प्रतिकर्षित करते हैं। तो अब चालन संभव नहीं है। ठीक है, और इस प्रतिकर्षण से, जो प्रतिकर्षण का प्रभाव है, इसके कारण कौन सी करंट फ्लो हो रही है बच्चों? इसके कारण फ्लो हो रही है ड्रिफ्ट करंट। कौन सी धारा बह रही है बच्चों? अपवाह धारा। ठीक है, तो सबसे पहले विसरण धारा और उसके बाद अपवाह धारा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी, विसरण बराबर अपवाह धारा। जैसे ही ये कंडीशन आई, फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, कोई भी फ्लो नहीं होगा। एक कोई भी यहाँ से आवेश जो है आपके, वो यहाँ नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और यहाँ नहीं जा पाने की जो कंडीशन है, उसके कारण इस जो परत जो आपने बनी है, ये परत क्रिएट हुई है, उस परत को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? अवक्षय परत। ध्यान से सुनना, मैं लिंक कर रहा हूं सारा में। ये है अवक्षय परत। ठीक है, और इस अवक्षय परत के अंदर जो आयंस हैं, उस आयंस के कारण एक विभव प्राचीर क्रिएट होता है। ठीक है, जिसको अपन ने नाम क्या दिया? वीबी। इसका मतलब ये है कि बाहर यदि अपन कोई बाहर से बैटरी लगाते हैं तो उस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कम से कम इतना होना जरूरी है चालन संभव करवाने के लिए। अब चालन कैसे कैसे संभव हो सकता है वो अपन देखते हैं। बाइसिंग की बात करेंगे अब अपन। ठीक है, देखिए, फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब अग्र अभिनति। ठीक है बच्चों, मतलब अग्र अभिनति। अग्र अभिनति के अंदर क्या होगा, देखिए ध्यान से। यहां पे जो अपने पास देखिए क्रिएट हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन थी इस तरफ। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, उसकी डायरेक्शन है इस तरफ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है इस बैटरी के कारण जो क्रिएट हो रहा है उसकी डायरेक्शन है इस तरफ। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये मैं इस कंडीशन के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? यहाँ पे D1 लिखा हुआ था। तो यहाँ पे यदि मैं अवक्षय परत के अंदर बात करूंगा तो अवक्षय परत के अंदर बाहर वाला जो फील्ड है वो क्या कर रहा है, इस तरफ से एक्सटर्नल जो फील्ड लगा रहा है, और अवक्षय परत का खुद का जो फील्ड है वो क्या है? EI ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब इस E एक्सटर्नल को EI से ज्यादा होना ही पड़ेगा। यदि ये इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। जैसे ये P है और इस साइड में अपने N है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे अपन ने क्या पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया और यहाँ पे नेगेटिव। अब देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल के कारण यहाँ पे अवक्षय परत के अंदर अपन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिया था, एक लेयर नहीं होती, यहाँ पे ढेर सारे नेगेटिव आयंस इकट्ठे हुए होते हैं। ठीक है, तो अब इसके पॉजिटिव के कारण यहाँ पे जो नेगेटिव आयंस हैं इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, ये इस तरफ आकर्षित होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, और इसके जो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस हैं एन साइड के अंदर, वो सारे के सारे इस एन टर्मिनल की तरफ आकर्षित होना स्टार्ट होंगे। तो अवक्षय परत की जो चौड़ाई है, अवक्षय परत की चौड़ाई जो है वो बच्चों क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, और यदि बाहर से जो बैटरी जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है उसकी वैल्यू जो इसके विभव प्राचीर से, ठीक है, जो विभव है उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव दोनों एक दूसरे से कोरिलेट ही हैं। ठीक है, तो उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? चालन संभव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चालन संभव हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव है,
अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ये नेगेटिव है, यहाँ से जो होल्स हैं वो इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर अर्धचालक के अंदर जो है धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण हो रहा है, लेकिन अर्धचालक के बाहर जो धारा का प्रभाव है वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनों के कारण ही हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मीन्स ये हुआ कि भाई अपने फॉरवर्ड बायसिंग करने से चालन इजीली संभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। जैसे जैसे अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाएगी वैसे वैसे चालन इजीली होने लग जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे चलें। अब देखिए रिवर्स। रिवर्स को क्या बोला जाता है? पश्च अभिनति। पश्च अभिनति के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन बाहर से लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ थी। ठीक है, ये आ रही है आपकी अवक्षय परत, और जो बाहर से अपन अब बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ई नेट आएगा वो क्या आएगा, ई आई प्लस में ई एक्सटर्नल। बात समझ में आ रही है? मैं सारा इलेक्ट्रिक फील्ड से विद्युत क्षेत्र से रिलेट करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अवक्षय जो परत है उसकी चौड़ाई जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। देखिए ध्यान से, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव आपके जो लेके हैं, यहाँ पे जो आपके नेगेटिव आयंस हैं वो और ज़्यादा उस तरफ जाएंगे, और यहाँ पे जो पॉजिटिव जो आयंस हैं वो और ज़्यादा इस तरफ आएंगे। तो धीरे धीरे पहली कंडीशन यदि ये थी, पहली कंडीशन यदि ये थी नेगेटिव नेगेटिव, ये पी साइड और ये एन साइड पॉजिटिव आयंस हैं सारे के सारे, तो अगली कंडीशन क्या हो जाएगी? अगली कंडीशन हो जाएगी ये। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अवक्षय परत की जो मोटाई है वो बढ़ जाएगी। तो अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाने के कारण रिवर्स पश्च अभिनति के अंदर जो धारा बहती है वो धारा की वैल्यू माइक्रो एम्पियर के आसपास होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कम बहती है। और प्रीवियस स्लाइड में जा करके मैं यदि बताऊं, यहाँ जो धारा बहेगी वो मिली एम्पियर के आसपास बहती है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अभिनति के बारे में ग्राफ जो आता है इसका, ये आपके है V। ठीक है, ये है आपके है I। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब आप अगर अभिनति कर रहे हो तो ग्राफ इसका ऐसे आता है। ठीक है, तो एक पॉइंट होता है जहाँ से इसका कंडक्शन जो चालन है वो बहुत इजीली संभव हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं नी वोल्टता या फिर नी वोल्टेज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। यदि ये नहीं दिया हो तो क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई डेटा आपको पहले से बोल देगा कि आपको नी वोल्ट ये लेके चलना है। ठीक है बच्चों, मतलब इससे ज़्यादा यदि आपने लगाया तो इजीली फ्लो पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो डायरेक्शन है V की जस्ट नेगेटिव, देखिए ये रिवर्स के अंदर बात करते हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये ब्रेक हो जाएगा, इसको बोला जाता है ज़ीनर भंजन, और इसी पॉइंट के ऊपर एवलांच भंजन भी हो सकता है। एवलांच भंजन, बात समझ में आ रही है? भंजन का सेंस ये है कि आपने रिवर्स के अंदर, पश्च के अंदर इतना ज़्यादा बाहर से बैटरी के थ्रू पोटेंशियल उसको देने की ट्राई करी कि उनके पास एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्होंने बैरियर पोटेंशियल को ही ब्रेक कर दिया। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल को ही, डिप्लीशन लेयर को ही ब्रेक कर दिया। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसका, लेकिन उनके पास एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो डिप्लीशन लेयर को, अवक्षय परत को तोड़ देंगे, अवक्षय परत को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है, हमेशा ध्यान रखना, ज़ीनर भंजन हमेशा अधिक मादित जो डायोड होते हैं, ठीक है, अधिक मादित जो डायोड होते हैं उनके अंदर ज़ीनर होता है, और एवलांच जो होता है वो कम मादित डायोड के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे पॉइंट्स से मैं लेके चल रहा हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं लेके चल सकता मैं। ठीक है, याद रहेगा ये ज़ीनर भंजन और एवलांच भंजन। आगे चलते हैं। देखिए सिंपल एकदम, दिए गए परिपथ में दो डायोड D1 D2 लगे हैं जिनके अग्र बायस का प्रतिरोध 50 ओम है। ठीक है, तथा पश्च बायस का प्रतिरोध
अनंत है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, अनंत है। यदि बैटरी की वोल्टता 6 वोल्ट है तो 100 ओम प्रतिरोध में धारा का मान होगा। तो अब खुद देखिए जो सर्किट दे रखा है, तो मेरे हिसाब से यदि मैं सोचूं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल किसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, डायोड D1 के। ठीक है, और D2 क्या है, पश्च अभिन्नति है, तो इसका क्या है, अनंत। तो मेरे हिसाब से सर्किट क्या हो जाएगा, 50 ओम तो इसने दे रखा है खुद ने कि 50 ओम इसका अग्रवायस का प्रतिरोध है। ठीक है, और ये 150 ओम यहाँ बन जाएगा, और 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट, ये 100 ओम है मेरे पास। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, आई की वैल्यू यदि मैं निकालूंगा 6 अपॉन में कितना आ जाएगा, 250। ठीक है, 250 एंड 50, 300। ठीक है बच्चों, 6/300 इसके अंदर आई फ्लो करेगी, मीन्स 0.02 सेकेंड विल बी योर आंसर। आगे चले। अब देखिए करंट आई इन द सर्किट गिवन बिलो विल बी, एकदम सिंपल है, फटाफट ट्राई कीजिएगा। मैं डायरेक्टली आई की वैल्यू लिख दूं। मेरे हिसाब से जो ये वाला डायोड है ये क्या रहेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना जब भी फॉरवर्ड करते हो तो आपको शॉर्ट सर्किट लेके चलना है, सीधा शॉर्ट कर दीजिए इसको। और वो वाला डायोड है वो क्या है, पश्च अभिन्नति है, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मीन्स उसका अनंत हो जाएगा प्रतिरोध, तो वहाँ से धारा नहीं बहेगी। तो आई मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो 5/50 एम्पीयर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे चले। ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग सर्किट I1 एंड I2 रेस्पेक्टिवली आर। अब देखिए ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां से मैंने क्या किया, एक डायोड ले लिया, ठीक है, और यहां पे मैंने एक और डायोड लगा दिया, 12 किलो ओम एंड 14 किलो ओम। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 2 किलो और यहाँ पे 10 वोल्ट। अब ये क्या कह रहा है, I1 एंड I2 की वैल्यू निकालनी है। इस तरफ इसने दे रखी है I1 और इस तरफ दे रखी है बच्चों I2। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखना, यदि मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है और इस साइड बन रहा है नेगेटिव, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों के दोनों, जब तक कोई कंडीशन ना दे रखी हो, जब तक इंटरनल प्रतिरोध या फिर आंतरिक प्रतिरोध आपको ना दे रखा हो, तब तक आपको क्या लेके चलना है कि ये यदि अग्रबाह्यित में है तो शॉर्ट करना है, और यदि पश्चबाह्यित में है तो ओपन करना है। दोनों के दोनों अग्रबाह्यित में है। अब ध्यान दीजिएगा, जो सर्किट का डायग्राम यदि मैं बनाऊं वापस तो ये ऐसे बनेगा, ये आ जाएगा 2 किलो, ठीक है बच्चों, ये आपके 14 किलो, यहाँ से ये शॉर्ट हो गया, यहाँ पे 12 किलो और यहाँ पे फिर ये शॉर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये शॉर्ट का मतलब क्या है, ये शॉर्ट हो जाएगा मीन्स ये वाला सर्किट कट हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से फ्लो करेगी धारा, तो 12 ओम तो कट हो गया। अब यहाँ से जब फ्लो कर रही है तो ये 14 किलो ओम भी कट हो गया। बात समझ में आ रही है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि धारा प्रतिरोध में से ना जा करके फिर वहाँ से जाने लग जाएगी। ठीक है, तो अब ये भी शॉर्ट हो गया क्योंकि इसके सामने ऐसे जुड़ गए, डायरेक्टली ये शॉर्ट हो गया था, तो ये खत्म, और यहाँ से यदि आप लेके चलोगे तो ये भी खत्म। नेक्स्ट यदि मैं सर्किट बनाऊँ तो ये आई थिंक अभी ऐसे बनेगा, तो यहाँ तो कोई धारा जाएगी नहीं, तो मीन्स क्या हो गया, I1 तो मेरा हो गया 0। अब बात है I2 की, जो मेरे को यहाँ पे लेनी है। तो I2 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली 10 वोल्ट यहाँ से तो सीधा ले लूँ, ये हो जाएगा 2 किलो ओम, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा डायरेक्टली I2। ये तो सर्किट भूल जाओ, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लिंक कर दो, तो धारा का जो फ्लो है वो अभी ये होगा। ठीक है बच्चों, यदि मैं अलग कलर से शो करूँ तो धारा का फ्लो अब ये होगा। ठीक है, अब कितनी हो जाएगी I2 हो जाएगी 10/2 किलो ओम, कितना जाएगा 5 मिली एम्पियर। तो 0 एंड 5 मिली एम्पियर विल बी योर आंसर। आगे चले। अब चलो हाफ रेक्टिफायर की बात कर लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक है बच्चों, अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब देखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी में क्या होगा, एसी, ये ज़्यादातर जो दिष्टकारी आप काम में लोगे ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम में आता है। ठीक है, अब देखिए एसी को डीसी में आप बोलोगे सर ये तो ऐसे बन रहा है, तो आगे फिल्टर भी लगाते हैं, फिल्टर लगाने के बाद में एसी से डीसी अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इनपुट अपन ने एसी वेव दे दी। ठीक है, अब देखिए हाफ जो साइकिल है, आधे साइकिल के लिए ये पॉजिटिव जब तक रहेगा तब तक ये डायोड क्या होगा, तब तक ये सर्किट ऐसे बन जाएगा।
ठीक है, तब तक कैसे बन जाएगा, तब तक ये सर्किट ऐसे बन गया डायरेक्ट, और ये आपने दे रखा है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो वोल्टेज ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यही जो वोल्टेज है ये अपने को मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही, क्योंकि एसी है, प्रत्यावर्ती धारा है, ये चेंज होगी। जैसे ही ये उल्टा हुआ, जैसे ही ये सर्किट ऐसे ड्रॉ हुआ, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन, डायोड हो जाएगा ओपन, और यहाँ पे कोई भी धारा का फ्लो नहीं होगा। जहाँ से अपन ले रहे हैं ना V0, ये आ जाएगा V इनपुट और ये आ जाएगा V0, तो यहाँ पे कोई भी धारा का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ओनली जहाँ जहाँ पॉजिटिव आ रहा है वहाँ वहाँ ये आपको आउटपुट देगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, तो हुआ क्या, पूरी जो वेव है मेरे पास, प्रत्यावर्ती धारा की जो पूरी तरंग है उसमें से आधा पार्ट मुझे मिल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो ध्यान रखना, इनपुट जो फ्रीक्वेंसी है वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 14.6 के आसपास होती है, 14.6% के आसपास होती है। ओके बच्चों, इतना है, कोई दिक्कत नहीं, इतना हो जाएगा इजीली। आगे चलें, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये क्या है बच्चों, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है बच्चों, क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर क्या होगा, वापस वही एसी इनपुट देंगे, ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ से एसी इनपुट अपने को मिलेगा। तो फर्स्ट केस की बात करता हूँ मैं, सॉरी, देखिए डायरेक्टली मैं यहाँ से ले लूँ, ये जो है यहाँ पे अपन इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर में दो पार्ट के अंदर इसको तोड़ रहे हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब देखना, यदि ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखिएगा इस केस के अंदर क्या होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये तो क्या होगा, रिवर्स बायस में, लेकिन ये क्या है, फॉरवर्ड बायस में। तो जो आपको वोल्टेज यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये भी है, ये आपका वी आउट है, तो वी आउट के अंदर आपके पास डायरेक्टली वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे वी आउट मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, ध्यान से समझना भाई, ये देखिए, ये आपके R0 है, ये आपने डायोड लिया। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट केस में जैसे ये हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब इस केस के अंदर क्या होगा, ये वाला सर्किट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लूप मेरे को मिल जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ऐसे मेरे को मिल जाएगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो वापस मेरे को जो वोल्टेज जो मिला, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से जो फ्लो था ये ऐसे चल रहा था, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और यहाँ से फ्लो देखिए ये भी इस तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो जो मेरे को वेव मिलेगी वो हमेशा ऐसी ही मिलेगी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। फर्स्ट केस में ऊपर वाला डायोड ऑन होगा, ये ऑन होगा और ये ऑफ, और सेकंड केस के अंदर ये वाला डायोड ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे मेरे को वेव इस फॉर्म के अंदर मिल जाएगी। ऐसे इसने नोट डाउन कर रखा है कि कौन सा ऑन होगा कौन सा ऑफ। बात समझ में आ रही है। और एक और चीज़, फ्रीक्वेंसी जो इनपुट होती है इसके अंदर, तो जो फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट मिलेगी वो अपने को 2 इंटू फ्रीक्वेंसी का इनपुट मिलेगी, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी। ये क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, तो उसका जस्ट 2 टाइम 80.2 के समथिंग, मतलब 81 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है ना, 81 के आसपास आप लेके चल सकते हो, 81% के अप्रॉक्सीमेटली इसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अप्रॉक्स आइडिया है, डेटा है, क्लिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, वापस एक और तरह का पूर्ण तरंग दिष्टकारी है ये। अब मैं फर्स्ट केस के लिए बना रहा हूँ, अब आई थिंक आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा इजीली। फर्स्ट केस की बात करता हूँ मैं, देखिए ये क्या है, रेक्टिफायर फुल वेव टाइप का, जिसको अपन बोलते हैं ब्रिज। ठीक है, इसके अंदर 4 डायोड लगते हैं, उसके अंदर कितने लगते हैं, 2 डायोड। इसके अंदर क्या लगते हैं, 4 डायोड लगते हैं। अब 4 डायोड का जो कंपोजिशन है वो ऐसे रहेगा। अब देखिए फर्स्ट केस के लिए बात करता हूँ मैं, ध्यान से देखते रहना भाई, फील लेके पढ़ना है थोड़ा सा इसको, क्योंकि यदि आपने एक बार कर लिया तो वापस बार बार करने की नीड नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आगे चले। अब देखिए
ये मेरे को मिल रहा है वी आउट। ये पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया है नेगेटिव हो गया। अब कौन सा लूप ऑन हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव हुआ है तो ये यहाँ से इधर जाएगा और ये लूप ऑन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और नेक्स्ट वाले केस के अंदर कौन सा लूप ऑन हो जाएगा, नेक्स्ट वाले केस के अंदर जस्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट वाले केस लेके चलते हैं। नेक्स्ट वाले केस के अंदर देखिएगा, ये मैंने बनाया डायोड, ये बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब कौन सा लूप ऑन हो जाएगा, अब ये वाला लूप ऑन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब साइकिल ऐसे चलेगा, तो अब ध्यान से देखना, इधर जो लूप ऑन था तो यहाँ मेरे को पॉजिटिव मिल रहा था, यहाँ नेगेटिव मिल रहा था। बात समझ में आई। और इधर यदि लूप ऑन होता तो वापस पॉजिटिव यहाँ मिलेगा, नेगेटिव यहाँ मिलेगा। और ये दोनों को दोनों पॉइंट मेरे क्या हैं, वी आउटपुट, ठीक है। इसकी भी यदि एफिशिएंसी पूछी जाएगी तो 81% के अप्रॉक्स इसकी एफिशिएंसी दी जाएगी, ठीक है बच्चों। आगे चले। अब देखिए रेक्टिफायर, एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दे रखा है आपको, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं। रेक्टिफायर आपने लगा, मैंने आपको क्या कहा, रेक्टिफायर पर्टिकुलर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, रेक्टिफायर मैंने लगा रखा है, साथ में मैंने क्या लगा रखा है, CNR। ये क्या है, पर्टिकुलर आपके RC फिल्टर है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, RC फिल्टर। क्या बोला जाता है इसको, RC फिल्ट्रेशन के लिए काम में आता है ये, ठीक है। कैसे, अब देखिए, जैसे यहाँ पे ये रेक्टिफायर ने वेव दी मेरे को पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है बच्चों। ये एसी का इनपुट था, रेक्टिफायर से आउटपुट से बाहर देखिए, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव ये चार्ज हो गया। जैसे ही इसका साइकिल नीचे रिवर्स हुआ तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्या होता है, रेक्टिफायर इंस्टेंट फॉर्म के अंदर देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी वैल्यू नीचे जाती जाएगी, मतलब पहले ये इस वैल्यू में चल रहा था, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तक ये गया। मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए 10 वोल्ट है, ठीक है। अब क्या है, 10 वोल्ट से ये धीरे धीरे नीचे आना चालू होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे ये नीचे आता रहेगा, मतलब यहाँ 9 वोल्ट है लेकिन इसके पास तो 10 वोल्ट है, तो ये क्या है, अब यहाँ डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ 10 वोल्ट था तो यहाँ 10 वोल्ट था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जैसे ही ये जो वैल्यू है ये कम होने लगेगी तो ये भी यहाँ पे डिस्चार्ज होने लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होने लग जाएगा तो इसके साथ में इसकी वैल्यू धीरे 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 कम होती जाएगी। और वापस ये जो वेव है जब ये यहाँ तक आती है, जब ये वेव यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई, अब जैसे ही ये वेव वापस यहाँ तक आती है तो ये जो है ये इस वेव को यहाँ पे आने के बाद में फिर वापस चार्जिंग होगी, फिर डिस्चार्जिंग होगी। तो आउटपुट जो अपने को मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा, ऐसे चार्ज, ठीक है, फिर थोड़ा सा डिस्चार्ज, फिर वापस चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर वापस चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर वापस चार्ज, फिर डिस्चार्ज, ठीक है। ये अभी एसी का डीसी के अंदर एग्जैक्ट जो रिप्लिका नहीं बना है, ठीक है, एग्जैक्ट डीसी नहीं बनती है कभी भी, इसके अंदर और फिल्टर यूज में लिए जाते हैं। ये मैंने सिंपल एक आपको डायग्राम जो दे रखा है एनसीईआरटी में उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रांजिस्टर की चार्जिंग है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्चार्जिंग है, फिर आपस चार्जिंग, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्जिंग, फिर डिस्चार्ज, ठीक है। ये RL के अप्रॉक्सीमेटली चार्जिंग अपने डिस्चार्जिंग हो रही है इसकी, और चार्जिंग रेक्टिफायर से जो वेव आ रही है उसके कारण हो रही है। आगे चलें। अब देखिए, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज V0 इज, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज इसने पूछा है। अब देखना ध्यान से, वेव मेरे को दे रखी है, मैक्सिमम के बारे में पूछा है, तो मैं जो नेगेटिव जो है वेव है उसको लूँगा ही नहीं, ठीक है। नेगेटिव वेव यदि मैं लेता हूँ, देखिए, तो भी जो सर्किट बनेगा दोनों में से एक डायोड ऑन होगा और एक डायोड ऑफ होगा, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों 2 किलो ओम, ये पॉजिटिव नेगेटिव V0, ये क्या आ जाएगा 2 किलो ओम, ये भी कितना आ जाएगा बच्चों 2 किलो ओम। तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। अब देखना, ये पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मैंने किया तो ये डायोड मेरा गायब हो गया, ये डायोड मेरा ऑफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब सर्किट क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया। अब जैसे ये ऑन हुआ, ये तो क्या हो गया, ये इसका जो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो गया, क्यों, ये रिवर्स बायस आ गया, ठीक है। अब ये जो डायोड है, इस डायोड के साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, ये डायोड हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है, ये डायोड हो जाएगा शॉर्ट। अब मेरे पास सर्किट ये बचेगा, ठीक है। अब वोल्टेज जो मैंने दे रखा है वो मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो जा सकता है, देखिए 10 वोल्ट तक वो मैक्सिमम जा सकता है।
तो 10 वोल्ट यदि मैं मैक्सिमम की बात करूं तो अब इस सर्किट को मैं ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूं। क्या मैं कर सकता हूं? मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है, तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू ले ली, ठीक है। ये आ गया 2 किलो ओम, ये आ गया 2 किलो ओम, ये भी 2 किलो ओम। अब ये जो 2 किलो ओम है इसके अप्रॉक्स मेरे को लेना है, तो इनमें से मैं एक ले लेता हूँ, ये मेरे को निकालना है V0। अब देखिए ये 10 वोल्ट, इसके ऊपर तो 10 वोल्ट ही आएगा, लेकिन V0 जो है ये कितना है 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5 वोल्ट, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट यदि आप केस करोगे नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाला डायोड है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो वापस आपको मिलेगा वो यही मिलेगा। बात समझ में आ गई, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम पूछ रहा है मेरे से, तो मैक्सिमम तो ये आएगा 5 वोल्ट। आगे चले। अब देखिए कुछ स्पेशल पर्पज जो डायोड हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर ले में। ये अपने पास क्या है, ज़ीनर, और ये फोटो डायोड, और ये लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, एलईडीज। अब देखिएगा ध्यान से, ज़ीनर जो होता है, ज़ीनर को अपन वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, मतलब वोल्टता निर्धारक, वोल्टता निर्धारक के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। मतलब वोल्ट आउटपुट के अंदर कितना वोल्टेज होगा वो निर्धारित कर देगा। देखिएगा ध्यान से, कभी भी जीनर का क्वेश्चन आए तो सिंपल सा एक काम करना, जीनर को तो कर देना स्टॉप, ये तो गायब कर देना। फिर यहाँ पे सिंपल आउटर सर्किट के अंदर पोटेंशियल देखना कि वी आउट जो है क्या वो जीनर के वोल्टेज से ज़्यादा है। जैसे ही जीनर के वोल्टेज से वो ज़्यादा होगा तो वो जीनर जो है, जीनर का काम ही यही है, पहली चीज़ वो हमेशा रिवर्स में जुड़ेगा, दूसरी चीज़ वो हमेशा अपने अक्रॉस या फिर जहां उसको जोड़ा गया है उसके पैरेलल के अंदर वोल्टेज को कांस्टेंट कर देगा, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज कि भाई ये जो यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज मेरे को मिल रहा था 3 वोल्ट, ठीक है, और जीनर का वोल्टेज कितना था 6 वोल्ट। इस केस के अंदर जीनर ऑन ही नहीं होगा, ठीक है, जीनर ऑफ ही पड़ा रहेगा और धारा सारी की सारी इसके अक्रॉस चली जाएगी। बात समझ में आ रही है। लेकिन यदि मैं नेक्स्ट केस की बात करूं, नेक्स्ट केस के अंदर लेट अज्यूम यहाँ पे 6 वोल्ट था और जीनर का वोल्टेज मैंने दे रखा है 8 वोल्ट नहीं, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 6 वोल्ट, और जीनर का वोल्टेज मैंने दे रखा है 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट आते ही यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। अब चाहे बाहर आप 12 वोल्ट लगा दो, ठीक है, या 16 वोल्ट कुछ भी लगा दो, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा 6 वोल्ट ही रहेगा वी आउट के अक्रॉस। बात समझ में आ रही है। तो जीनर के क्वेश्चन को सबसे इजी करने का तरीका ये है, सबसे पहले इसको गायब कर दो, यहाँ पे वोल्टेज देख लो। सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि जीनर ऑन होगा या नहीं होगा। यदि जीनर ऑन होगा तो वोल्टेज कांस्टेंट कर दो, यहाँ पे आई निकाल दो, ठीक है, और टोटल जो आई है, जैसे यहाँ पे आपने आई निकाली, ये वोल्टेज आ गया तो ये वोल्टेज यहाँ क्रिएट होगा, तो ये वी और ये वी, दोनों वी से ये वाली आई निकाल लो, और जो आई बचेगी वो सारी जीनर में जाएगी। बात समझ में आ गई। जो आई बचेगी वो सारी की सारी जीनर में जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव नीचे है, नेगेटिव ऊपर है। कई बच्चे बोलेंगे कि सर धारा की डायरेक्शन ऐसे क्यों बनाई है, तो पॉजिटिव बेटा इसने नीचे ले रखा डायग्राम में। बात समझ में आ रही है। जुड़ेगा ये हमेशा क्या, रिवर्स के अंदर, तो इसको वोल्टता निर्धारक के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। ओके, जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं मतलब आपको इजीली समझा दूंगा इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए, एक है फोटो डायोड। फोटो डायोड एक सिंपल सी युक्ति है, यदि इसके ऊपर लाइट गिरती है तो ये करंट देता है। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मिली एम्पियर है और ये माइक्रो एम्पियर है, और ये भी क्या है हमेशा किस में जुड़ता है, रिवर्स के अंदर ही रहेगा। देखिए ध्यान से, रिवर्स बायस के अंदर रहेगा, और यदि इसके अंदर लाइट गिरती है तो धारा की वैल्यू ज़्यादा आती रहेगी, जिस हिसाब से इसके अंदर लाइट गिरेगी। मीन्स क्या हुआ, I4 वाली जो कंडीशन है उसके रेडिएशन जो आ रहा है, क्योंकि लाइट गिरेगी फोटोन गिरेगा, तो फोटोन जब गिरेगा तो उसका जो रेडिएशन की जो आपकी वैल्यू है, एनर्जी है, वो ज़्यादा है, और I1 के रेडिएशन की वैल्यू की जो एनर्जी है वो कम है, ठीक है। और ये है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड के लिए जो ग्राफ है ना बच्चों, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ कई बार सीधे नीट में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो लाइट एमिटिंग डायोड तो सिंपल फॉरवर्ड में जुड़ेगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा, जैसे आपकी एलईडी होती है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप घरों में भी देख सकते हो, क्या कहते हैं उसको, एलईडी, ठीक है। तो इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू, ये ग्राफ याद कर लीजिएगा भाई। रेड के लिए जो होगा ये ग्राफ सबसे इधर बनेगा और ब्लू के लिए सबसे लास्ट में,
ठीक है। तो विबग्योर यदि आप लेते हो तो वी वॉयलेट कलर समथिंग यहाँ आएगा, तो ये एनर्जी लेवल ऐसे बनेगा, विबग्योर शिफ्ट होता रहेगा ये इस तरफ। आगे चलें, ये देखिए सोलर सेल। सोलर सेल के बारे में सिंपल सी बात है कि आपने सेल लिया, ठीक है बच्चों, और सेल को ही इनिशियली लोड के साथ में जोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? लोड के साथ में इसको जोड़ दिया। अब जो आई जो इसके अंदर फ्लो होगा, जैसे ओपन सर्किट वोल्टेज मीन्स यहाँ जो इसके ऊपर कोई भी आपने रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा, तो तब जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा है वो वोल्टेज कौन सा है? ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। और जब ये शॉर्ट सर्किट वोल्टेज का सेंस ये होता है कि जैसे ही इसको अपन ने किसी वायर से, क्योंकि देखो वायर यदि आप लेते हो या कुछ भी लेते हो तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होने के कारण अपन क्या करते हैं, ऐसे शो कर देते हैं। लेकिन यदि शॉर्ट सर्किट बोल दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट के अंदर इसके अंदर आई जो है वो मैक्सिमम फ्लो करेगी। बात समझ में आ रही है? आई मैक्सिमम फ्लो करेगी शॉर्ट सर्किट के अंदर। शॉर्ट सर्किट मीन्स कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, सीधा शॉर्ट कर दो इसको, सीधा शॉर्ट इन द सेंस ऐसे एक वायर लिया कॉपर का, इसको शॉर्ट कर दिया, तब करंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बहेगी, ठीक है। और ये याद रखना भाई, ओपन सर्किट के अंदर जो आई की वैल्यू है वो 0 आएगी और शॉर्ट सर्किट के अंदर आई की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। बात समझ में आ रही है? वोल्टेज 0 है और आई की वैल्यू मैक्सिमम है। ये ग्राफ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंठस्थ कर लीजिएगा, ये वाला ग्राफ और ये लाइट एमिटिंग डायोड का, फोटो डायोड का, और ये ग्राफ तो अपने नीट वाले एग्जाम में पूछा हुआ है सोलर सेल का, तो ये याद कर लीजिएगा कंठस्थ। अब होगा क्या, जैसे ही यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका डिप्लीशन रीजन है, जो अवक्षय परत है, इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल्स जो होते हैं अपने, वो प्रोड्यूस होंगे। बात समझ में आ रही है? वो प्रोड्यूस होंगे और उन इलेक्ट्रॉन होल के प्रोडक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट होगा। आगे चलें, अब देखिए जीनर का क्वेश्चन आ गया। द करंट I1 फ्लोइंग थ्रू जीनर डायोड इन द फिगर बिलो इज। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले जीनर को हटा दिया भाई जीनर को मैंने, ये मैंने लिया 500 ओम, ठीक है बच्चों, ये मैंने लिया 1 किलो ओम। अब देखिए 10 वोल्ट है मेरे पास, 10 वोल्ट। अब जो इसका यहाँ पे कितना वोल्टेज क्रिएट होगा उसके अंदर देखें, तो यहाँ का वोल्टेज मैं लेता हूँ, क्या ले रखा है मैंने, V0 ले लेता हूँ। तो V0 जो होगा वो कितना होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल से 10 इंटू में 1000 अपॉन में 1500, ठीक है बच्चों। तो ये वोल्टेज कितना आ जाएगा, 20/3 वोल्ट, 20/3 वोल्ट। तो ये वोल्टेज देखिए ध्यान से, ये आपके 6.67 के समथिंग क्रिएट होगा, जो कि अब बारी आती है जीनर की, जो कि जीनर वोल्टेज से ज़्यादा है। बस ख़त्म। जैसे ही ये ज़्यादा हुआ अब जीनर ऑन हो जाएगा। जैसे ही जीनर ऑन होगा तो सेकेंड जो सर्किट आपको कैसे बनाना है, ये हो जाएगा भाई 10 वोल्ट, ये आ जाएगा 500 वोल्ट। अब जीनर के ऑन होते ही ये आपके जीनर ऑन हो गया, यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे भी अब क्या होगा 1000 ओम और 5 वोल्ट। तो ये जो पोटेंशियल है ये 5 वोल्ट दोनों के अंदर रहेगा। अभी जीनर का काम ही यही है भाई, इसीलिए तो इसको वोल्टेज निर्धारक के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। अब देखना ये प्लस माइनस और ये भी प्लस माइनस, और वोल्टेज कितना होगा 5 वोल्ट। अभी पूछ क्या रहा है अपने से, I1 की वैल्यू पूछ रहा था। I1 मीन्स IZ की वैल्यू निकालना चाहता है कि IZ कितनी फ्लो करेगी। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले I की वैल्यू निकाल लो, ये I है अपने पास, ठीक है। अब देखना I की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, I की वैल्यू मैं निकालूंगा, यहाँ पे तो 5 वोल्ट है ही, I की वैल्यू हो जाएगी 10 - 5 अपॉन में 500, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 5 अपॉन में 500, तो आई थिंक 10 मिली एम्पियर जो है वो आई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ कितना आई गया, ये मैंने ले लिया IL। अब IL की जो वैल्यू है वो क्या आएगी बच्चों, 5 वोल्टेज तो कांस्टेंट रह जाएगा, 5 अपॉन में 1000, तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 मिली एम्पियर। पास में आ रही है। अब क्या हुआ, 10 मिली एम्पियर तो मेरे पास आई थी, ठीक है। अब IL जो है वो मेरे पास कितना आ गया 5 मिली एम्पियर। तो IZ या फिर I1 की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आ जाएगी 5 मिली एम्पियर। बात समझ में आ गई, मतलब 5 मिली एम्पियर तो इस सर्किट में जाएगा, 5 मिली एम्पियर आपके किस में जाएगा, डायोड में। आगे चलें,
अब देखिए जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जंक्शन ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होगा, आपने दो सेमीकंडक्टर्स को जोड़ा था, ठीक है, अशुद्ध सेमीकंडक्टर को जोड़ा, तब क्या बना, पीएन जंक्शन। और अब 3 को जब आप जोड़ दोगे, इसको बोला जाता है सैंडविच स्ट्रक्चर। यदि आप 3 को जोड़ दोगे तब क्या बन जाएगा, ट्रांजिस्टर। तो इसके अंदर ध्यान रखना, ई जो है, ई आपके होता है एमीटर, ठीक है, उत्सर्जक, ठीक है बच्चों, और बी जो है, बी को अपन बोलते हैं आधार, ठीक है, और सी जो है, सी को अपन क्या बोलते हैं, संग्राहक, ठीक है, या फिर कलेक्टर। ये हो जाएगा बेस। अब खास बात क्या होती है, यदि साइज़ की बात करूँगा, ठीक है, साइज़ की बात करूँगा तो सबसे मैक्सिमम जो साइज़ होगा वो किसका होगा, कलेक्टर का, क्योंकि इसको सारा की सारी चीज़ कलेक्ट करनी है, ठीक है। और उसके बाद में सेकेंड नंबर जो साइज़ आएगा वो इसका, और थर्ड नंबर साइज़ आएगा वो इसका, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आया साइज़ के हिसाब से, सबसे ज़्यादा कलेक्टर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डोपिंग के हिसाब से, मतलब मादन के हिसाब से। कौन, मादन के हिसाब से नंबर 1 पे क्या आएगा, एमीटर, इसकी होती है मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। और सी की होती है एवरेज, मतलब ये आ जाएगा फिर अब 2 नंबर, और बी की होती है सबसे कम, ये आ जाएगा 3rd नंबर, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या देखना, 2 तरह के बोल रखे हैं मैंने, पीएनपी और एनपीएन, ठीक है। तो उसका जो सिंबल है, सिंबल बनाते समय ध्यान रखना, एरो का साइन हमेशा पी से एन की तरफ जाएगा, ठीक है। जो भी एरो में बना रहा हूँ उसका साइन हमेशा पी से एन की तरफ जाएगा। और स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा वो स्ट्रक्चर के अंदर 2, अब क्या होगा, 2 डिप्लीशन लेयर बनेंगी, ठीक है, जैसे ये पी एन पी, ठीक है। अब ये 2 जो है ये क्या बन गई मेरे पास, डिप्लीशन लेयर, या फिर मैं कह सकता हूँ अब 6 परत, ये 2 बन गई मेरे पास, ठीक है। तो इसके अंदर 3 यूज़ करेंगे स्लाइसेस को और उनको सैंडविच करेंगे। बात समझ में आ गई। साइज़ और डोपिंग के हिसाब से संग्राहक जो है वो धारा भेजेगा, बेस के अंदर कुछ कंबाइन होंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे कुछ, ठीक है, और संग्राहक जो है वो सारे की सारी धारा को कलेक्ट करेगा, ठीक है, संग्रहित करेगा। आगे चले, आगे देखिए वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर। अब पर्टिकुलर बेसिकली होगा क्या, देखिए वर्किंग के अंदर जो बाइसिंग है, अभिनति जो है इसकी, अभिनति, इसकी अभिनति के अंदर ध्यान रखना, जैसे इसने जो एग्जांपल ले रखा है वो ले रखा है पीएनपी, ठीक है। तो इसके अंदर 2 तरह के जंक्शन होंगे, 2 तरह की संधियां होंगी, ठीक है। तो पहली संधि कौन सी होगी, एमीटर एंड बेस संधि, मीन्स आधार और उत्सर्जक संधि, और दूसरी संधि हो जाएगी आधार और कलेक्टर संधि, ठीक है, आधार और संग्राहक संधि। अब ये जो संधि है, ठीक है, ये संधि यदि फॉरवर्ड होती है और ये संधि यदि रिवर्स होती है तो ट्रांजिस्टर काम करेगा एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन। बात समझ में आ रही है। तो ट्रांजिस्टर किस में काम करेगा, एक्टिव रीजन में, ठीक है बच्चों। अब यदि ये रिवर्स होती है और बीसी संधि भी रिवर्स हो जाती है तो ये किस में काम करेगा, कट ऑफ, ठीक है बच्चों। और यदि ये रिवर्स होती है और ये फॉरवर्ड हो जाती है तो ये किस में काम करेगा बच्चों, सैचुरेशन, ठीक है। आई थिंक ये वाला पॉइंट जो है दोनों के दोनों फॉरवर्ड में होंगे ये, ठीक है, दोनों के दोनों फॉरवर्ड में होंगे, मतलब दोनों के दोनों रिवर्स है तो कट ऑफ और दोनों के दोनों फॉरवर्ड है तो सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन। अपने लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, एक्टिव रीजन, ठीक है। और इन दोनों जो रीजन हैं, जो ये दोनों जो क्षेत्र हैं जहाँ पे ट्रांजिस्टर काम करता है उसके अंदर ट्रांजिस्टर काम करेगा एज ए स्विच, ठीक है, जो कुंजी की तरह काम करेगा। बात समझ में आ रही है, कुंजी की तरह काम करेगा ट्रांजिस्टर। अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्या था P, ये क्या था N, और ये भी P। तो ये जो है E और B जो है अपने पास VEB, वो अपन ने क्या दिया है, देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दिया है,
और ये वाली जो संधि है यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव दिया है, नेगेटिव किसको दिया? पॉजिटिव को, ठीक है, और ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो ये ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग है ये कौन सा है? एक्टिव रीजन के ट्रांजिस्टर की ये बात कर रहा है एनसीईआरटी के अंदर। बात समझ में आ जाएगी। दोनों रिवर्स हों तो कट ऑफ, दोनों फॉरवर्ड हों तो सैचुरेशन, और फॉरवर्ड ईबी जो फॉरवर्ड हो और बीसी रिवर्स हो तो एक्टिव रीजन, और ये रिवर्स और ये फॉरवर्ड हो, जो मैंने यहाँ लिखा था वो क्या हो जाएगा? रिवर्स एक्टिव रीजन। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अब देखिए, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर 10⁻10 इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द emitter region in 10⁻⁻6 second. Okay, if 2% electron are lost in base region, then the collector current and the current amplification factor beta respectively are. ठीक है बच्चों, अब देखिए बीटा की जब ये बात कर रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं साथ में ही लेके चल लेते हैं, अलग से एक्सप्लेनेशन ना करना पड़े। बीटा जो होता है हमेशा ध्यान रखना वो होता है IC अपॉन में IB, मतलब VC को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। और IC क्या है? संग्राहक धारा, और IB क्या है? आधार धारा। अल्फा जो होता है वो होता है बच्चों IC अपॉन में IE, ठीक है, और IE क्या है? उत्सर्जक धारा, और IC क्या है? संग्राहक धारा। वापस VC क्या रखना पड़ेगा मेरे को? कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू किसकी पूछिए? मुझे बीटा की वैल्यू पूछिए। अब देखिएगा ध्यान से, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन एंटर इन द रीजन इन 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, तो IE जो वैल्यू है, ठीक है, एमिटर रीजन, IE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻10 इलेक्ट्रॉन इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻³ -19 अपॉन में 10⁻⁻6। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻³ एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1.6 अप्रॉक्सीमेटली मिली एम्पियर। ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास? IE। अब ये कह रहा है इफ़ 2% इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट इन द बेस रीजन। ठीक है, अब इस जो धारा है, जो भी आपने धारा निकाली है, इसका 2% लॉस्ट हुआ है बेस रीजन में, मतलब IB जो है, IB के अंदर हमेशा क्या होगा? धारा कुछ लॉस्ट होगी। ठीक है, तो IB ये खुद कह रहा है कि इस धारा का कितना है? 2% है, तो 2/100, तो ये कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली? मैं यदि कैलकुलेट करना चाहूँ तो 3.2 अपॉन में 100, तो आई थिंक 32 माइक्रो एम्पियर मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो IB क्या हो जाएगा? 32 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब जो बाहर मिली है मेरे को, IC जो मिली है वो मेरे को कितनी मिली है? 1.6 का कितना? 98%। बात समझ में आ गई? कितना मिली है? 98%। तो इसको मैं सॉल्व ना करते हुए डायरेक्टली ऐसे ही रख लेता हूँ। तो ये मिली तो था ही पहले से, -3, तो 1.6 इंटू 98 इंटू में 10⁻⁻5। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या निकालना है? बीटा निकालना है बच्चों। बीटा क्या आ जाएगा? IC अपॉन में IB। अब IC क्या है? 1.6 इंटू 98 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन के अंदर IB कितना है? 32 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, इससे ये गायब, इससे ये गायब, लेकिन साथ में ये 10⁻⁻6 है, इसको ले जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा कितना आ जाएगा बच्चों? 49। तो अप्रॉक्स जो वैल्यू है 1.57 मिली एम्पियर एंड 49 अपना आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ट्रांजिस्टर के लिए एक और चीज़ है वो आप ध्यान रखिएगा कि सदैव IE जो होता है वो IB प्लस IC के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। आगे चलें, और इसके अंदर बीटा और अल्फ़ा के अंदर एक और रिलेशन है, यदि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर फिर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बीटा और अल्फ़ा में यहाँ रिलेशन बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर मीन्स उभयनिष्ठ संग्राहक नहीं, उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास।
चलिए बच्चों, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास की बात मैं करता हूँ तो इस डायग्राम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखना आप, इनपुट हम ये लगा रहे हैं, आउटपुट अपन वो ले रहे हैं, और ई यहाँ पे जहाँ पे अर्थिंग कर रखी है ई वहाँ से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये तो है इनपुट सिग्नल, ठीक है। अब इनपुट मेरे को क्या कन्वर्ट करना है, मेरे को VCE जो IB जो है, IB की वैल्यू मेरे को चेंज होगी VBE के हिसाब से, ठीक है, VBE। तो VBE के अप्रॉक्स जो वोल्टेज आ रहा है उसके हिसाब से क्या चेंज होगा, IB की वैल्यू चेंज होगी, और उसी के हिसाब से मेरे को एक ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, अभिलाक्षणिक, मतलब अपने निवेशी जो अभिलाक्षणिक है वो तो है ये, और निर्गत जो अभिलाक्षणिक है उसकी बात अपन करें तो अपन बेसिकली क्या करेंगे, इस वोल्टेज को कंट्रोल करके अपन क्या कंट्रोल कर रहे हैं, बेस करंट के हिसाब से कलेक्टर करंट और IC के अंदर एक रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। ये जो अपने वोल्टेज दे रखा है और IC के अंदर एक रिलेशन निकाल रहे हैं, वो ये आपके हो जाएगा निर्गत अभिलाक्षणिक। क्या हो जाएगा बच्चों, निर्गत अभिलाक्षणिक। तो ये वाला तो क्या है, निवेशी अभिलाक्षणिक, और ये क्या है बच्चों, निर्गत अभिलाक्षणिक, ठीक है। चलिए अब अपन बात करके देखते हैं थोड़ा सा। अब ये VE है, अब देखना कंट्रोल जो हो रहा है, कंट्रोलिंग फैक्टर देखते हैं। अब यहाँ पे देखना बीटा जो होता है, बीटा क्या होता है, IC अपॉन में IB। तो हमेशा बीटा जो होगा वो कौन से अपने विन्यास के लिए बताया जाएगा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए, ठीक है। और अल्फा जो होता है वो होता है IC अपॉन में IB। मतलब ये तो है आउटपुट, इन दोनों के दोनों केसेस के अंदर IC तो क्या है, निर्गत, या फिर मैं कह सकता हूँ आउटपुट, ठीक है बच्चों। और IB और सॉरी अल्फा जो होगा ये IE होगा, ठीक है। अल्फा जो होगा वो होगा IE, ठीक है, ये होगा IE। और IB एंड IE यहाँ पे क्या है, निवेशी, ठीक है, मीन्स इनपुट जो दे रहे हैं अपन, इनपुट करंट, ठीक है बच्चों। अब देखिए बीटा के अंदर जो रिलेशन होता है, हमेशा ध्यान रखना, बीटा जो होता है वो अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और अल्फा जो होता है वो हमेशा होता है बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है, ठीक है। और बीटा की वैल्यू होती है वो 20 से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास होती है। बात समझ में आ रही है, ये अप्रॉक्स आइडिया है, ठीक है। अल्फा अपन जो बोला जाएगा ये अपने गेन है, धारा कितना गेन कर रहे हैं अपन, धारा का गेन बता रहा है आउटपुट अपॉन में इनपुट धारा। अब ध्यान से देखना, इनपुट तो अपन दे रहे हैं B में, ठीक है, और आउटपुट अपन कहाँ से ले रहे हैं, C में, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा, IC की वैल्यू IB के हिसाब से कैसे परिवर्तित हो रही है वो कौन शो कर रहा है, बीटा, ठीक है। और यदि मैं अपने कॉमन बेस की बात करूँगा तो कॉमन बेस के अंदर कोई अगला सर्किट जो है वो कॉमन बेस वाला है, ये देखिए। अब इस सर्किट के अंदर ध्यान से देखना, यहाँ से तो मैं दे रहा हूँ इनपुट और यहाँ से मैं ले रहा हूँ आउटपुट। इस सर्किट के लिए क्या डिफाइन होगा, कॉमन बेस क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, ठीक है बच्चों। इसके लिए क्या डिफाइन हो जाएगा, अल्फा। अल्फा मीन्स आउटपुट क्या है मेरे पास IC और इनपुट क्या है मेरे पास IE। बात समझ में आ रही है, और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए आगे NCERT ने एक और सर्किट दे रखा है, इस सर्किट को अपन यूज़ करके देखते हैं। ये होता है प्रवर्धक, ठीक है। अब देखना ध्यान से, करना कुछ नहीं है, एक लूप तो मेरे को ये चलाना है, लूपिंग के हिसाब से चलना है अपने को, सिंपल सा। एक लूप मेरे को ये लेना है और दूसरा लूप मेरे को ये लेना है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट लूप की बात करता हूँ मैं, ध्यान से देना फटाफट। फर्स्ट लूप की बात करता हूँ, VBB, ठीक है, माइनस VBE, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, हमेशा ध्यान रखना, ये जो अपने जंक्शन है, ठीक है, अमीटर और बेस का जो जंक्शन है, इसके अंदर जो अपने फॉरवर्ड बायस किया है तो अपने को नी वोल्टेज लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। यदि नी दिया हो तो मत लेके चलना, लेकिन जो अप्रॉक्स इक्वेशन होगी एग्जैक्ट तो यही है। अप्रॉक्सीमेटली कई बार दे दिया जाता है कि VBE नहीं लेना तो VBE मत लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन में खुद बोलेगा कि आपको VBE नहीं लेना है, तब जाके मत लेना। अब क्या हो जाएगा, IB/RB, ठीक है। तो IB की जो वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी,
आई बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वी बी बी माइनस वी बी ई अपॉन में आर बी। ठीक है, ये मेरे पास आ गई आई बी की वैल्यू। अब खास बात इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये क्या है, कॉमन एमीटर, क्या है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। ठीक है, क्या है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। इसके अंदर मैंने आपको बताया था क्या डिफाइन होगा, बीटा डिफाइन होगा। बीटा क्या होता है, आई सी अपॉन में आई बी। ठीक है, तो आई सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बीटा आई बी। मैं खेलना सिखा रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखते रहना। सिंपल सिंपल इक्वेशंस हैं, वो यहाँ से यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी सी सी माइनस वी सी ई इज इक्वल टू आई सी आर सी। ठीक है बच्चों, ये एक इक्वेशन मेरे को यहाँ से मिलेगी। तो ये एक पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये तीनों ही इक्वेशंस के हिसाब से आपको वैल्यूज़ निकाल के लेके आनी है। ठीक है, अब वोल्टेज गेन की जब ये बात करेगा, वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा बच्चों, आई सी आर सी अपॉन में इनपुट क्या है मेरे पास, वोल्टेज गेन क्या होगा, आउटपुट अपॉन में इनपुट। इनपुट क्या है मेरे पास, आई बी आर बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब वोल्टेज गेन आप बीटा इंटू आर सी अपॉन आर बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलें। ये तो है धारा लाभ, धारा गेन, और ये है वोल्टेज गेन। पावर गेन जब आप लिखोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर गेन आप लिखोगे तो V इंटू में आई, V क्या आया, बीटा इंटू में आर सी अपॉन में आर बी। और जो धारा लाभ है I जो है, ठीक है ना, पावर गेन है ये है आपके शक्ति लाभ। शक्ति लाभ क्या होगा, आपके वोल्टता लाभ इंटू में धारा लाभ। तो ये तो वोल्टता लाभ हो गया, धारा लाभ कितना है बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बीटा स्क्वायर आर सी अपॉन में आर बी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आर बी ले लीजिए या फिर आर आई ले लीजिए, जैसा दे रखा है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है बच्चों, आगे देखें। इन द फॉलोइंग कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर विद करंट गेन बीटा इज यूज्ड। अब देखिएगा, अब ध्यान से मैं फटाफट करके देखता हूँ। 1 मिली वोल्ट दे रखा है मेरे को, ठीक है, और यहाँ पे 1 किलो ओम का लगा रखा है मैंने आर बी। ठीक है बच्चों, तो देखना आप, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वी बी की कोई वैल्यू मुझे दी भी नहीं है। जब तक वी बी की वैल्यू मुझे ना दी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका, तो मैं क्या कर दूंगा, वी बी बी अपॉन में आर बी इक्वल टू आई बी। आई बी क्या हो जाएगा, वी बी बी कितना है 1 मिली वोल्ट और ये कितना है 1 किलो ओम, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब आई सी जो है, आई सी मेरे पास कितना है, ध्यान दीजिए, अभी जस्ट मैंने बताया है बीटा अपॉन में आई बी। बीटा क्या है, सॉरी बीटा में बीटा इंटू में आई बी सॉरी, बीटा कितना है 100 और आई बी जो है वो कितना है 1 इंटू में 10 टू की पावर -6 एम्पियर। अब ये जब सॉल्व करेंगे अपन तो आई थिंक ये आ जाएगा मेरे पास 1 इंटू में 10 टू की पावर -4 एम्पियर। ये कितना है बच्चों, आई सी। ये क्या वैल्यू है बच्चों, आई सी की। जब आई सी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है, तो आई सी की वैल्यू मेरे पास जब आ जाएगी, तो यहाँ पे ये वाले वोल्टेज मेरे को दे नहीं रखे, तो ओनली आई सी मेरे को फ्लो करवाना है। ठीक है, तो वी जो आउटपुट है मेरे पास वो आ जाएगा आर सी आई सी। तो आर सी कितना है 10 इंटू में 10 टू की पावर 3 ओम इंटू में 1 इंटू में 10 टू की पावर -4 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो -4 से सारा का सारा कट गया, आंसर मेरे पास आ गया 1 वोल्ट। ये मेरे पास क्या आ गया V0, कितना आ जाएगा बच्चों 1 वोल्ट। आगे चले, अब देखिए सीबी विन्यास में जब संग्राहक विभव को 0.5 वोल्ट से परिवर्तित करने पर संग्राहक धारा में इतना परिवर्तन हो जाता है तो निर्गत प्रतिरोध होगा। ठीक है, निर्गत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, डेल्टा वी सी अपॉन में डेल्टा आई सी। ठीक है, कितना परिवर्तन किया है वी सी में 0.5 वोल्ट का। ठीक है बच्चों, और इसमें कितना परिवर्तन किया है 0.05 मिली एम्पियर का। अब देखिएगा ध्यान से, 5 इंटू में 10 टू की पावर -1 इंटू में 10 टू की पावर 1 2 और ये 5 था। ठीक है, 10 टू की पावर 5 अपॉन में 5 से 5 उड़ गया। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा 10 टू की पावर 4 ओम या फिर 10 किलो ओम। ये मेरे पास क्या आ गया R0। क्या बच्चों R0। चलिए बच्चों, थोड़ा सा बूलियन अलजेब्रा के बारे में डिस्कशन कर लें अपन। बूलियन अलजेब्रा बहुत ही
सिंपल चीज़ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। x + 0 = x मीन्स ये होगा कि a + 0 यदि दे दिया जाए तो मेरे पास a मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का रिलेशन आपको कैसे देखना है, ध्यान देना। गेट को मैं थोड़ा इसी हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा बहुत ईजीली। पॉजिटिव यदि आप ले रहे हो तो आप लेके चल रहे हो और गेट, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा इधर यदि मैं a.1 कर दूँ तो मेरे को मिलेगा a, और यदि आप डॉट लेके चल रहे हो मतलब इनटू लेके चल रहे हो तो आप लेके चल रहे हो एंड गेट। बात समझ में आ गई। अब उसी हिसाब से सारी की सारी आइडेंटिटीज़ हैं वो फॉलो हो जाएगी। a + a' यदि आप कर देते हो, a' यदि आप लेके चल रहे हो तो क्या लेके चल रहे हो, नॉट गेट, ठीक है। इतना तो लगभग सबको पता ही होता है। ये हमेशा क्या होता है 1, और ये देखिए x + x मीन्स, सॉरी मैंने इधर ले लिया प्लस वाला फंडा, ये यहाँ पे चलेगा। a + a जो होता है वो होता है a के बराबर, और a + 1 जो होता है वो होता है किसके बराबर, 1 के, ठीक है। और a', यदि a' के बाद डैश दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, a, ठीक है। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ a मैंने यहाँ दे रखा है, नॉट गेट लगा दिया, फिर वापस एक और मैंने नॉट गेट लगा दिया, ठीक है। तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, a। ये गेट के हिसाब से है, क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा फटाफट। तो ये आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे मान लो ये तो 4, ये तो आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए a.a ले लिया मैंने, तो a.a बार यदि मैं करता हूँ, a बार मीन्स नॉट इसका, तो क्या मिलता है मेरे को 0। a.a करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा a, और a.0 करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा 0। बाकी जो आइडेंटिटीज़ हैं उसके अंदर जो काम आने वाली है वही करते हैं अपन। यदि मैं a + a बार का होल बार लगा देता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, a का बार डॉट में a डबल बार मीन्स a बार डॉट में a, ठीक है बच्चों। क्या मिल जाएगा मेरे पास 0। बात समझ में आ रही है। तो आइडेंटिटीज़ प्लीज़ देख लीजिएगा स्लाइड स्टॉप करके, और यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब देखिए लॉजिक गेट और, ठीक है, और गेट की जब आप बात करोगे मीन्स a + b = y। सबसे पहले टेबल बना लो, ठीक है। हम तो टेबल वही ऐसे बनाते हैं, ये a भी ले लिया, ये y ले लिया, ठीक है। देखो ध्यान से 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। और है 0 0 आएगा 0 0 1 आएगा 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है बच्चों। सिंबल क्या होगा इसका, ये इसका सिंबल हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा लूँ मैं, एंड ले लेता हूँ। एंड जब लूँगा तो a.b = y, वापस a b and y 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 1, सिंबल ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। एंड हो गया, और हो गया, नॉट भी ले लीजिए, नॉट गेट ले लीजिए। नॉट क्या होगा, y = a बार, a की सिग्नल होगा इसका। देखिए फटाफट, ये जो आप कर रहे हैं अभी y, तो 0 1 1 0 इसका हो जाएगा, ठीक है। ये जितना भी आप कर रहे हैं अभी, आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि भाई जितना भी आपके कंप्यूटर के अंदर वर्क चल रहा है वो सारे यही गेट्स के थ्रू ही चल रहा है। और ये गेट्स वहाँ पे जो बनाए जा रहे हैं वो बनाए जा रहे हैं ट्रांजिस्टर के थ्रू, जिसको अपन बोलते हैं CMOS सर्किट, ठीक है, मास इफेक्ट ट्रांजिस्टर। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं, NAND देख लेते हैं, ठीक है, जिनको अपन NAND और NOR, जिनको अपन यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, कि जिनसे सारे के सारे गेट्स बन सकते हैं। NAND देख लो भाई। NAND बेसिकली क्या है, a.b का बार, ये क्या है NAND, ठीक है बच्चों। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी अभी कि a.b का बार कभी भी दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, डॉट जो होगा वो किस में चेंज होगा, प्लस में, लेकिन जो बार है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। बार जो है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a बार + b बार, ठीक है। इसी हिसाब से नॉर का भी देख लीजिए। नॉर क्या हो जाएगा, a + b की बार। अब वापस इसके अंदर वही
ए प्लस बी की बार मेरे को दिया हुआ है, तो प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, डॉट में, लेकिन बार दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ए बार प्लस में, सॉरी डॉट में बी बार, ए बार डॉट में बी बार। बात समझ में आ गई? तो ये आपके हो गए नैंड एंड नॉर। अब फटाफट टेबल बना दीजिए। ए बी एंड वाई, ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है बच्चों। अब देखना वाई के पहले आपके पास क्या आ रहा था, 0 0 0 आ रहा था, 0 को उल्टा 1 1 0 0 आ रहा था, 0 को उल्टा 1 1 और ये 0। अब ध्यान से देखना, ए बार प्लस बी बार करके देख लो, ठीक है ना। जो मैं फंक्शन बता रहा हूँ आपने सोचा होगा कि भाई सर ने ये क्यों लिख दिया, इससे भी तो कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये वाला काम आएगा अपने बहुत, जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आता है तो हम सीधा डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अब देखना, ए बार डॉट बी बार की बात कर रहा हूँ। ए बार कितना हो जाएगा, ए बार 0 का 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 और 0 प्लस 0 0। बात समझ में आ गई? सही है मेरा एकदम। अब इसी के हिसाब से इसको भी देख लो, ये ए है, ये बी है, ये वाई है। 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। 0 0 का क्या आता था 0, इसका हो जाएगा 1 1 0 का क्या आता था 0, ठीक है, ठीक है। 1 0 क्या आता था 1, उनका 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए ए बार डॉट बी बार 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 और 0 0 0, सही है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ध्यान से, नैंड को यदि मैं बनाता हूँ, ये नैंड हो गया, और नॉर को जब मैं बनाता हूँ ये नॉर हो गया, ठीक है ना। ऐसे 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 मुड़ा हुआ बनेगा। आपको नॉट कौन सा है, नॉट ये वाला बच्चा, सीधा सीधा बनेगा ये नॉट है। बात समझ में आ गई? सिंपल सिंपल से सर्किट लेके चल रहा हूँ, आगे चलें। अब क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, देखें, चलिए। अब देखो, द लॉजिक सर्किट शोन बिलो हैज़ द इनपुट वेवफॉर्म ए एंड बी, ठीक है। सबसे पहले अपन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वाई जो है मेरा वो क्या है, ए बार प्लस में बी बार की होल बार, यही तो है बच्चों। देखिए यहाँ पे सर्किट मिलेगा मेरे को ए बार मिलेगा, यहाँ पे जो मिलेगा मेरे को बी बार मिलेगा, और यहाँ से मेरे को बाहर जो मिलेगा ये मेरे को लग रहा है प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और गेट है, बेसिकली नॉर गेट है, ठीक है। तो नॉर गेट के हिसाब से मैं परफॉर्म करके देखता हूँ। तो ए बार प्लस में बी बार का होल बार, अब मैंने आपको बताया था इस पूरे के अंदर यदि बार आ जाए तो देखना ध्यान से, प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट में, और ये बार अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक बार तो पहले से था, एक बार और आ गया, ठीक है। एक बार पहले से था, एक बार और आ गया। तो ए डबल बार क्या होता है, ए, और बी डबल बार क्या होता है, बी। तो ए बी बनेगा डायरेक्ट, ठीक है। अब इनपुट वेवफॉर्म देख लीजिए, ए बी बनने वाला है मेरे पास। एक आप सॉल्व करके देखना और एक मैं सॉल्व करके देख रहा हूँ। आप क्या करोगे, 1 1 लोगे, फिर यहाँ 0 0 लोगे, फिर 0 0 का फिर 1 1 करोगे। इससे बढ़िया मैंने डायरेक्टली निकाल लिया। मेरे को ए बी सॉल्व करना है। अब देखो 1 1 1 1 कहाँ आ रहा है इस साइकिल के अंदर, 1 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1, मतलब 3 साइकिल के अंदर लगातार 0 आएगा। 1 0 0 0 1 0 0, फर्स्ट मेरा ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है? बहुत इजी है ये बूलियन अलजेब्रा, देखो ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल से ऑप्शन है। यहाँ पे बेसिकली क्या था कि ए प्लस बी की जब आप होल बार करते हो तो ये आएगा ए बार डॉट बी बार, ठीक है। और ए डबल बार जो होता है वो ए के बराबर होता है। ये दो चीज़ें मैंने यूज़ की थी। यदि आप ए डॉट बी की बार करते हो तो ये आएगा ए बार प्लस में बी बार, ठीक है। आप सोचोगे सर और कॉम्प्लेक्स करके दिखाओ, ये लो सर, अभी लो, ये देखो ए प्लस बी, ठीक है, बी बार डॉट में सी बार का होल बार, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसको कैसे लिखूंगा, ए बार इनटू में ये बार अब इसके ऊपर आएगा, ठीक है ना, इनटू हो गया, डॉट लगा दिया। अभी तक अपन ने इसको सॉल्व किया है, ये आ जाएगा बी बार डॉट सी बार की होल बार। अब ए बार इनटू में चल रहा है, अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, ये हो जाएगा बी की डबल बार प्लस में सी की डबल बार, तो फाइनल क्या आ जाएगा, ए बार ब्रैकेट में बी प्लस सी, ठीक है। आगे चलें। अब ये देखिए, दिए गए तर्क द्वार में आर के परितः उच्च विभव 1 प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए। अब देखना ध्यान से, आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू रख के देखोगे। मैं कैसे करूँगा, ध्यान देना। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, ये मेरे पास आई थिंक और गेट है,
तो मेरे पास y जो होगा, y का जो फंक्शन मेरे पास क्या बन रहा है, देखिए x बार y, x बार प्लस y, ठीक है बच्चों, प्लस में ध्यान देना, x बार प्लस में y, ठीक है, दोनों को जोड़ करके मैंने यहाँ दिया है, और यहाँ पे x और y बार, x, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये सिंपल क्या है, और गेट है, ये क्या है, ये नैंड है, ठीक है, तो x y बार की होल बार नैंड है ये। अब इस पूरे को मैंने प्लस लेकर के इसका होल बार कर दिया, ठीक है। आप 1 0 1 0 करते रहो, मैं देखना कैसे सॉल्व करता हूँ। अब सीधा x बार प्लस में y की बार इनटू में x y की बार तो था ही, अब ये डबल बार, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ ले आया, ये प्लस को सॉल्व किया सिर्फ मैंने अभी तक, अब मैं इसको अंदर ले जाऊँगा, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो x की डबल बार ये इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा y की बार, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, x डबल बार है x y बार, ठीक है। क्यों डबल बार, मैंने बताया था a की डबल बार क्या होता है, a, खत्म। अब देखना ध्यान से, अब इसको इनटू कर दीजिए, जैसे ही आप इसको इनटू करोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा x y बार और ये x y बार, ठीक है। तो जब इनको a डॉट a क्या होता है, a ही होता है, तो x y बार मेरे पास आंसर आ जाएगा। मेरे को आंसर में क्या चाहिए, 1, तो x मेरे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे x तो 1 होना ही होना चाहिए, ठीक है, ये तो कंडीशन फिक्स है। ये 0 होगा तो इनटू होते ख़त्म हो जाएगा, x तो 1 होना ही चाहिए। y मेरे पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। y मेरे पास 0 ले लिया मैंने, 1 लूँगा तो 0 हो जाएगा ना, यही होना चाहिए भाई, सॉरी, y 0 और 1 दोनों को नहीं हो सकता, 0 ही होना चाहिए। क्यों, यदि y 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1, और x तो 1 है ही, तो 1.1 क्या हो जाएगा 1, तो x तो मेरे पास होना चाहिए 1 और y मेरे पास होना चाहिए 0, तो थर्ड विल बी और आंसर, ठीक है बच्चों। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे तो प्लीज़, ठीक है बच्चों, आगे देखें। चलिए, तो आई होप, देखो पूरा चैप्टर एक साथ वन शॉट के अंदर करवाने के लिए कुछ चीज़ें मेरे को छोड़नी पड़ी, तो मैंने ट्राई किया है जितना मैक्सिमम हो सके आपको देने का। तो आई होप आपको ये प्रयास पसंद आया हो, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा, जो दर्शक हैं उनका सपोर्ट, जो स्टूडेंट्स हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। यदि वो मिलता रहेगा तो वो चीज़ कंटिन्यू करेगी, नहीं तो हो सकता है वो आने वाले टाइम में स्टॉप कर दी जाए। तो मैं ट्राई करूँगा अभी होली वाले दिनों के अंदर कंटिन्यूसली मैं आपको पर डे एक लेक्चर ज़रूर दूँगा, ठीक है। आप आराम से होली मनाएंगे और मैं यहाँ मेहनत करूँगा, तो आई होप आपको कुछ जो अपने स्टडी के लिए मैटर मिलता रहे। ओके बच्चों, तो हैप्पी होली, आराम से होली बनाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और मिलते हैं कल, ठीक है, न्यूक्लियाई के वन शॉट के साथ। ओके बच्चों, टेक केयर, बी सेफ।